हेलो गाइस। आज से हमारी ये बुक शुरू हो रही है, स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसके पहले चैप्टर पे हैं हम आज। ये पढ़ने जा रहे हैं हम। चलिए इसे शुरू करते हैं। इसे हम जल्दी ख़त्म करेंगे। पहला आप ये देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका पैराग्राफ। आपके चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसे एक बार पढ़ लीजिए। नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवतु से 4% भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया है। जैसा इसमें बताया गया है, हमारा देश 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि 1947 में आज़ाद हुआ। इसमें जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने संविधान सभा में एक भाषण दिया जो कि प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से हुआ? भाग्यवतु से 4% भेंट, या इसे कह सकते हैं ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। ठीक है, इसे आप बुक में नोट कर सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। अपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में कई आवाज़ें बुलंद थी। बहरहाल दो बातों सबकी सहमति थी। पहली बात यही कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा, और दूसरी यह कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। इस शासन में गरीबों और कामजोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। देश अब आज़ाद हो चुका था और आज़ादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था। जैसा कि इस पैराग्राफ में बताया गया है, हिंदुस्तान की जनता को इसी क्षण का प्रतीक्षा थी कि हमारा देश आज़ाद हो और हमारी एक लोकतांत्रिक सरकार बने। हमारी सरकार ने इस पे दो बातों पे ध्यान दिया था कि पहले जो मजदूर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, सरकार उनके लिए काम करे, और हमारी जो देश की सरकार हो वो एक लोकतांत्रिक तरीके से चले, लोकतांत्रिक शासन हो। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में बता सकते हो। यह कोई आसान काम नहीं था। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालात के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई मुल्क वैसी हालत में आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी मिली, लेकिन देश के बंटवारे के साथ सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। आज़ाद हिंदुस्तान को किन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। आज़ादी के उन उथल-पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि यह नया राष्ट्र चुनौतियों के चपेटे में है। देखिए, आप सबको पता है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के दो टुकड़े हुए, जैसे हम आज पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, दूसरा हमारा हिंदुस्तान। ये एक ऐसा साल था जिस दिन काफ़ी लोग विस्थापित हुए, इधर से उधर हुए, देश का बंटवारा हुआ, और त्रासदी भरा साल रहा, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा त्रासदी हुई, लोग इधर से उधर हुए। पर जो सरकार थी उनके सामने काफ़ी सारी चुनौतियाँ थी एक राष्ट्र को इकट्ठा रखने के लिए, ताकि राष्ट्र बिखरे ना। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इस चुनौतियों का याद रखिएगा, 3 चुनौतियाँ आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। 3 चुनौतियाँ बताइए आप, कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियाँ थी। पहली और तत्कालिक चुनौती, एक
एकता के सूत्र में बांधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। भारत में अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। देखिए, मुख्य तौर पे हमारी सरकार के आगे काफ़ी सारी चुनौतियाँ थी, जैसे भारत को एकजुट रखना, ताकि एक सूत्र में बांधे रखना, उसे एक जगह रखना, भारत को जोड़े रखने की समस्या हमारी सरकार के सामने थी। ठीक है, भारत में आकर विविधता, ताकि हमारे देश में काफ़ी सारी विविधता थी, जैसे हमारे देश में काफ़ी सारे धर्म थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे काफ़ी सारे धर्म थे। इन सबको एक साथ बांधना था, बराबर था। यह अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग अलग थी। वह अलग अलग धर्मों के अनुयायी के उस वक्त आमतौर पर यह माना जा रहा था कि इतनी विविधता से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता, मतलब कि इतनी सारी संस्कृतियों वाला देश एक साथ नहीं रह सकता, ये उनका मानना था, जो कि दूसरे लोग थे। ठीक है, एक ऐसे देश को बांधना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा जहाँ पे अलग अलग धर्म हो, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे देश को बांधा नहीं जा सकता एक दूसरे से। ठीक है, देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई आशंका एक तरह से सच साबित हुई थी। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े थे। क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों को तिलजाली देगा? क्या ऐसा हर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? उस वक्त सबसे तीखा और चुभता हुआ सवाल यह भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए, बल्कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि लास्ट में पूछा गया है, क्षेत्रीय अखंडता। ये आपका एग्जाम पेपर में पक्का आएगा। ठीक है, बल्कि इसमें पूछा जा रहा है भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता को कैसे पाएगा, कैसे जोड़ पाएगा इतने सारे देशों, इतने सारे राज्यों को मिला गया। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। आप भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्वमूलक लोकतंत्र को अपनाया और विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि जो हमारी सरकार है या हमारा जो संविधान है वो काफ़ी सारे देशों से लिया गया है। किन किन से लिया गया आप वो गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, वो भी आएगा किन से अनुच्छेद लिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है हमारे संविधान में, ये भी पूछा जा सकता है आपको। और किस के तौर पे है? प्रतिनिधित्वमूलक लोकतांत्रिक को अपनाया। इन विशेषताओं से यह सुनिश्चित हो गया कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है, लेकिन इतना भार ही काफ़ी नहीं होता। चुनौती यह भी है थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलाने से आए। कहने का मतलब यह है, लोकतंत्र को कायम करना सबसे बड़ी चुनौती थी हमारे देश में। ठीक है, और इसे बिल्कुल उतारना नामुमकिन लग रहा था सरकार को उस टाइम, लेकिन ये व्यवहार में उतारा गया सरकार के ज़रिए। ठीक है, इसके आगे की वीडियो में मैं आपको इसके आगे वाला पार्ट पढ़ा दूँगा। ठीक है, बस यहीं के लिए इतना ही दोस्तों। आप कमेंट में बता दीजिएगा, जो भी समझ नहीं आया मैं अगले पार्ट में समझा दूँगा अच्छे से। ठीक है।